तो बच्चों एटम वाला पार्ट हमारा यहाँ पे हुआ है ख़त्म, और अब हम घुसेंगे एटम के अंदर। एटम के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस होता है, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में हमको आइडिया दिया था कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे। आगे और डिस्कवरीज हुई बच्चों, और पता चला कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल रहते हैं। जैसे मान लो किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और बाहर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात अब हम नहीं करेंगे, एटम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसके न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर आगे दो टाइप के पार्टिकल्स का पता चला। जैसे दो टाइप का पार्टिकल जिसका नाम था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो आप जानते हैं, उसके अलावा न्यूट्रॉन भी रहता है, ये भी आप जानते हो। तो ये बाद में डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड का जो मॉडल आया उसके बाद ये डिस्कवरी हुई थी कि हाँ भाई दो टाइप के पार्टिकल अंदर रहते हैं, प्रोटॉन भी रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग प्रोटॉन्स बोलते हैं। सो दीज आर प्रोटॉन्स, ठीक है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जिनके पास चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर न्यूट्रल। ये भी आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ रखा होगा, दे आर न्यूट्रल, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर एटम के अंदर रिवॉल्व हो रहा होता है। फिलहाल यहाँ पे हम बात न्यूक्लियस की करेंगे सिर्फ। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ डिफाइन करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसको हम लोग Z लिखेंगे, और वही आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। देखो, एक एटॉमिक नंबर है, दूसरा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज सिंपली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को साथ में हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, समझे। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर आ गया। और एक होता है आपका न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपका जो एटॉमिक मास नंबर होगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n। तो जब हम किसी एलिमेंट का x इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, ये एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और नीचे सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें n यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा, आपको A माइनस Z करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले या फिर लिथियम, नहीं लिथियम भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, सोडियम ले लेते हैं, चलो सोडियम 2311 ऐसा ले लें। अब देखो सोडियम 2311 लोगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका टोटल सोडियम में 23 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि उसका वो एटॉमिक मास नंबर है। उस 23 में से 11 उसके प्रोटॉन्स हैं क्योंकि Z के पास आ रहा है, और 23 माइनस 11 करोगे तो कितना बचेगा? आई थिंक 12 बचेगा। तो 12 उसमें प्रोटॉन्स है, सॉरी 12 न्यूट्रॉन्स है। तो 12 न्यूट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए, जो लिखा हुआ है, टोटल मिला के 23 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यानी कि टोटल उसका एटॉमिक मास नंबर आ गया, टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गया। तो अगर आप सोडियम इस तरीके से लिखते हो 2311, तो मतलब क्या, उसके अंदर टोटल 23 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, उसमें से 11 प्रोटॉन है, और बाकी बचा हुआ जो आपका 12 है वो न्यूट्रॉन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लोगे ना, A माइनस जेड, वो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा। समझ गए? इस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को, एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन न्यूक्लियस को हम लोग अलग अलग टाइप्स में, यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ को बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। इसका मतलब क्या होता है?
आइसोटोप्स का मतलब न्यूक्लियस जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, या एलिमेंट्स एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में आपको मिलता है, ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे हाइड्रोजन आपको 3 अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगे। एक हाइड्रोजन ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 99% केसेस में आपको हाइड्रोजन ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटॉन भी होता है, एक हाइड्रोजन कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। बाहर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम ऐसे में उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। जो आपका न्यूक्लियस होता है, ऐसा हाइड्रोजन होता है जिस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, तो उसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। या सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस पकड़ोगे तो ड्यूटेरॉन बोला जाता है। तो ऐसे केस में उसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियॉन है और क्योंकि एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास नंबर सॉरी आपका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक मास नंबर 2 हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसको हम H21 लिखते हैं। ऐसा भी हाइड्रोजन हमें दिखाई देता है। किसी केस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ऐसा भी हाइड्रोजन आइटम आता है, तो हम उसको ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में हम इसको लिखेंगे कैसे, टोटल एटॉमिक मास नंबर 3 हो जाएगा, प्रोटॉन एक ही है तो एक नीचे आएगा। तो आप देखो कि एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1 और तीनों ही हाइड्रोजन है। आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम मतलब एलिमेंट सेम। देखो कौन सा एलिमेंट है ये एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। अगर मान लो मैंने एटॉमिक नंबर 2 से 3 कर दिया तो गया, फिर वो एलिमेंट बदल गया। 2 एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का होगा तो 3 एटॉमिक नंबर किसी और एलिमेंट का होगा। आपका एटॉमिक नंबर याद रखना, एलिमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट है वो। अब क्योंकि तीनों का सेम एटॉमिक नंबर है तो तीनों सेम एलिमेंट होंगे। हाँ, एटॉमिक मास नंबर कुछ भी रहे, सेम एलिमेंट का भी एटॉमिक मास नंबर सेम हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। न्यूट्रॉन का नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये अलग चीज़ें हो सकती है, सेम एलिमेंट भी हो सकता है। तो भी जैसे मान लो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, पर तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। एटॉमिक मास अलग अलग होने के बाद भी जो आपके तीनों एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट हाइड्रोजन ही है। तो एटॉमिक मास अगर अलग अलग है तो भी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर अलग हो गया तो एलिमेंट बदल जाएगा। मतलब एटॉमिक नंबर से आपको पता चलता है कि वो कौन सा एलिमेंट है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट सेम होगा, 1 है तो हाइड्रोजन ही होगा सारा। लेकिन ये अलग अलग टाइप का हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें सॉरी इसमें प्रोटॉन तीनों में सेम है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर मान लो आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है उसके अलग अलग फॉर्म है, तो एटॉमिक मास सबका अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर और अलग अलग मास नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। वैसे हीलियम के भी आइसोटोप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। He42 ये फेमस है, इसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ऐसा He एटम, ऐसा हीलियम एटम भी आता है जिसमें 2 प्रोटॉन तो है और न्यूट्रॉन एक ही है। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिसाइड करोगे, माइनस करके, A माइनस जेड है ना, A माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन का नंबर 3 माइनस 2, इसमें एक ही न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो गया पर एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों भी आइसोटोप होंगे एक दूसरे के। वैसे ही कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसा बोला जाता है। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 666 कार्बन एटम ही है, पर इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, इस सॉरी 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें 7 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता चल रहा है, डिफरेंस लेकर। समझे। बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास सेम होने के बाद भी एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं। एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। अब एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया तो एलिमेंट अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 3 1 जिसको ट्रिटियम बोला था उन्होंने यहाँ पे, और हीलियम 3 2, ये हीलियम का एक आइसोटोप, ये दोनों आपस में आइसोबार्स हैं क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है।
वैसे कार्बन 14 6 और नाइट्रोजन 14 7, एटॉमिक मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये दोनों भी आपका क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन नंबर होना चाहिए। सेम न्यूट्रॉन नंबर का मतलब होता है डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस आप देखोगे तो देखो 3 -1 2, इसका भी 4 -1 2 2, तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हीलियम का एक आइसोटोप है, दोनों आपस में आइसोटोन्स कहलाएंगे। सोडियम और मैग्नीशियम 23 11 24 12, तो देखो डिफरेंस लोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे तो 12 आ जाएगा, तो इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब ये आइसोटोन्स कहलाएंगे। ये दोनों भी आइसोटोन्स है, ये दोनों भी आइसोटोन्स है। तो ये एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या एटम है इनका, या न्यूक्लियस है इनफैक्ट, न्यूक्लियस और एटम जैसे छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमको मेजर करना है, तो अगर उसका मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए हम नए नए यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। क्योंकि एक ऐसा यूनिट तो हम जानते हैं जो कि होता है आपका केजी, लेकिन केजी में इनको मेजर करना थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि केजी में इनका नंबर बहुत छोटा आता है। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है केजी में, वो हम देख चुके हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास सेम होता है, हालांकि डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर लगभग आप मास अगर सेम मानो तो ये भी हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है। तो नंबर देख रहे हो, 10⁻31, 10⁻27 केजी। इतना छोटा मास होने की वजह से केजी यूनिट जो है वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट नहीं है इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, इन चीज़ों का मास मेजर करने के लिए। तो हमने अलग यूनिट्स डिफाइन किए इसके, जिसमें सबसे फेमस यूनिट है आपका यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यू। जो आप एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हो, वो एटॉमिक मासेस आप यूनिफाइड एटॉमिक मास यू के टर्म्स में कैलकुलेट करते हो। अब ये यू आया कैसे, देखो कार्बन एटम लिया गया, कार्बन 12 6, ये कार्बन एटम लिया, कार्बन का एक एटम लिया, इसका मास मेजर कर लिया, इसका जो भी मास आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आया था कुछ 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। मतलब समझे कि नहीं समझे? कार्बन एटम लिया है कार्बन 12 6 का, उसको मेजर किया, उसका जो भी केजी में आंसर आया, मान लो एम आया, केजी में वैल्यू आया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिला, बस उसी को हमने 1U लिख दिया। ये अप्रॉक्सीमेटली एक न्यूक्लियन का, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास होगा। क्यों? कार्बन में टोटल कितने प्रोटॉन्स होते हैं बताओ, टोटल कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स होगा। 12 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला जुला के 12 होंगे। उन 12 न्यूक्लियॉन्स का मास जो भी आया, जो भी मास आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो वैल्यू आया है वो लगभग ऑन एन एवरेज एक एक न्यूक्लियॉन का मास है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 12 न्यूक्लियॉन्स थे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12 न्यूक्लियॉन्स के मास को 12 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब जो मास आया वो ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियॉन का मास है। तो ये जो एक न्यूक्लियॉन का मास है वो हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻27 आया, इसे हमने 1U बोल दिया। अब तुम ही मुझे बता दोगे कि U के टर्म्स में कार्बन का कितना एटॉमिक मास होगा? 12U होगा, अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा 12U होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास लगभग 1U होगा, तो इसमें टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 12U हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, तो आप न्यूट्रॉन का मास निकालोगे और प्रोटॉन का मास निकालोगे तो 1U से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1U के आसपास ही आएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो लगभग 1U के आसपास आपको मिल जाएगा, और 1U का जो वैल्यू है मैंने जैसे बताया 1.66 इंटू 10⁻27 केजी है। जब इलेक्ट्रॉन का मास U के टर्म्स में निकाला गया तो आपको ये कन्वर्जन फैक्टर, केजी में तो आपको पता ही है ना यहाँ पे, तो अगर आप उसको U में कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.0005U आया। तो हम U के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 मान के चलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग देखो 1U है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यूज तो ये है, लेकिन वो 0.07825 है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को U के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेटली कितना मान सकते हो? 1U मान सकते हो।
तो ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में मास को मेजर किया जाने लगा। ठीक है, बाद में आइंस्टाइन की एक थियरी आई एनर्जी मास इक्विवेलेंस का, एनर्जी मास इक्विवेलेंस का, और उसके बाद एक और यूनिट डिफाइन किया गया मास का, दैट इज MEV/c², दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय c²। अब ये है क्या, देखो एक्चुअली में जैसे आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो एक छोटा सा टुकड़ा आप मुझे दो मास का, किसी भी चीज़ का, 1 किलो का, आधे किलो का, उसको अगर आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मास टू एनर्जी कन्वर्जन जो है उसका एक इक्वेशन दिया गया था, E = mc²। m जो है मास है, मान लो आपने m का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, 1 किलो का मास लिया तो m का वैल्यू आप 1 डालो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दो तो 9 × 10⁻16 मिल जाएगा। तो आपको एनर्जी 9 × 10⁻16 जूल मिलेगा। मतलब 1 किलो का मास अगर आप पूरी तरह से ख़त्म करते हो तो आपको 9 × 10⁻16 जूल की एनर्जी मिल जाती है। उससे मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, समझे। एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इतनी एनर्जी आप कन्वर्ट करते हो मास में तो आपको 1 kg का मास मिल जाएगा। तो एनर्जी और मास एक दूसरे के ही अलग अलग रूप हैं, ऐसा आइंस्टाइन के हिसाब से हमें बताया गया है। तो आप मास को क्या लिख सकते हो बताओ, E/c² लिख सकते हो। अगर हम एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करें और नीचे c² वैसे ही रहने दें तो हमारा मास का यूनिट क्या बन गया, MEV/c²। समझ गए कि नहीं। बस शर्त यह है कि एनर्जी को आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना है। तो आपको मास का MEV/c² ये एक यूनिट मिल जाएगा, उस यूनिट में उसका वैल्यू मिल जाएगा। मैं इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू आपको निकाल के बताऊंगा, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप इमेजिन कर लेना, सॉरी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको बस समझाने के लिए कि किस तरीके से MEV/c² में निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, 9.1 × 10⁻31। तो पहले तो आप एनर्जी निकाल लो, E = mc², ये m ही होगा, E = mc², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी कितनी आएगी इसकी बताओ, 9.1 × 10⁻31 × c², मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, अब एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको, तो हमें पता चलेगा कि कैसे आया ये। तो ये आपका आ गया 9.1 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10⁻16, स्क्वायर कर दोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 9 कर लो तो ये हो जाएगा 81.9। तो आपको E का वैल्यू मिल जाएगा 81.9 मल्टीप्लाइड बाय 16 -31 + 16 विल गिव यू -15, 10⁻15। अब इसको हमें, ये तो जूल में आंसर आ गया, पर हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 81.9 डिवाइडेड बाय 1.6 विल गिव यू 51.18, 51.1 इतना ही रहने दो, इनटू 10⁻²। अब मुझे बताओ -15 + 19 कितना होगा, -15 + 19 विल गिव यू 10⁻4, 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 2 डेसिमल पीछे कर दो तो क्या हो जाएगा, 0.511 हो जाएगा। 2 डेसिमल पीछे किया है तो 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 का मतलब मेगा होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने एनर्जी के बराबर है, कितने एनर्जी के बराबर है, 0.511 MeV, इतने एनर्जी के बराबर है। एक बार आपने एनर्जी निकाल लिया, आपका काम हो गया। एनर्जी निकाल लिया तो E की जगह पे आप mc² लिख दो। E की जगह पे क्या लिखोगे, फिर से
MEC² लिख दो इज इक्वल टू 0.511 ME/V। अब ये C² ले जाकर वहाँ पे आ जाओ, तो ME क्या हो जाएगा आपका 0.511 MeV, और ये C² नीचे चला जाएगा बाई C²। आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का मास। बस एनर्जी निकालना था, वही जो एनर्जी निकलता है वही एनर्जी आपका MEV/C² इस यूनिट में उस पार्टिकल का मास हो जाता है। तो वो आपको ये बताएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर आप खत्म कर देते हो तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आपको मिलेगा। इसी प्रोसेस से जाओगे आप प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का भी मास निकाल सकते हो MEV/C² में। अगर आप प्रोटॉन को खत्म करते हो तो आपको इतना एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, और न्यूट्रॉन को खत्म करने पर इतना मिलेगा। ठीक है, सारे वैल्यूज याद रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो सॉल्व आप कर सकते हो उसको, मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ दिया रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं तो क्या पता निकालने को बोल दिया जाए तो आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हो। मैंने एक का निकाल के दिखा दिया आपको, बाकी दो आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, MEV/C² और जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है इन दोनों में ये रिलेशन है, वो ध्यान रखना है। 1U इज इक्वल टू 931.5 MEV/C²। तो ये सारे के सारे हो गए आपके मासेस के यूनिट, मतलब मास मेजर करने के यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं न्यूक्लियस के साइज की, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो क्या होता है, और क्या अलग अलग एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस का साइज, डेंसिटी, जो भी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होता है या सेम होता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो मान लो आप किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस ले लो आप। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताओ। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और साथ ही साथ होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका Z होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका N होगा, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ। टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स जो इसके अंदर है, टोटल न्यूक्लियॉन्स, वो क्या होगा आपका Z+N होगा, और Z+N मतलब टोटल एटॉमिक मास नंबर, दैट इज A। तो टोटल A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर है। मान लेते हैं कि एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन एवरेज मास, एक मतलब मिला जुला के एक न्यूक्लियॉन का मास जो है वो हम स्मॉल m मान लेते हैं। एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इज स्मॉल m मान लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बताओ। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस m विल बी इक्वल टू, पूरे न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा बताओ। एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m है, उसमें टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल A न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब मिला जुला के टोटल नंबर कितना आ रहा है, A आ रहा है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिला के। एक का मास m है, टोटल A न्यूक्लियॉन्स है, तो टोटल मिला के m इंटू A मास हो जाएगा न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस का मास हो गया। अभी काम करते हैं न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ये रेडियस मान लेते हैं RX है, न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस उसका रेडियस RX। अब इस RX का वैल्यू जो होता है वो होता है R0 A⁻⁴, मतलब आपके न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो A⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है। मतलब आपका जो एटॉमिक मास नंबर है उसके क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है इसका रेडियस। तो अगर आप एटॉमिक मास नंबर आपका बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा। अब दोनों में रिलेशन आप देख रहे हो ना, रेडियस A⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो आपको R0 दिख रहा है, ये R0 का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है कि 1.5 होता है। एक बार मुझे चेक करने दो, मैं वैल्यूज भूल जाता है यार, तो गलत तो नहीं लिखाना है आपको। 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, ये जैसे एक कांस्टेंट है R0, इसका ये वैल्यू होता है। तो आप देखो, अब एक काम करते हैं, इस न्यूक्लियस का हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी क्या होगा बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो।
देखो ये इन जनरल हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया हुआ है, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं लिया हुआ है, तो सारे वैल्यूज जो है तुम्हारे मतलब सारी जो बातें हो रही है वो जनरल बातें हो रही हैं। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो योर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज m इंटू ए, एम एक न्यूक्लियन का मास है और टोटल ए न्यूक्लियंस है। वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये पाई आर एक्स का क्यूब हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3ma अपॉन 4 पाई आर एक्स का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। आर एक्स क्या है, आर नॉट ए रेज टू 1/3, आर नॉट ए रेज टू 1/3 और इसका आपको क्यूब करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब, आर नॉट का क्यूब। अब ए रेज टू 1/3 इंटू 3 कितना होगा, 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। ये न्यूक्लियस का डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब आप देखो m जो है वो एक न्यूक्लियन का मास है, एक न्यूक्लियन का मास, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो सारे एलिमेंट के लिए सेम ही होगा। जैसे मान लो एक प्रोटॉन की मास या एक न्यूट्रॉन का मास मान लो, तो वो तो सारे एलिमेंट के लिए सेम होगा। 4 पाई 3 सब कांस्टेंट है, आर नॉट का वैल्यू भी कांस्टेंट ही है जो सबके लिए सेम है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो डेंसिटी है न्यूक्लियस का ये कांस्टेंट है, न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा के ले लो, कोई भी एलिमेंट, उसका डेंसिटी का मतलब न्यूक्लियंस आपस में कितने नजदीक रह रहे हैं, तो न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने नजदीक हैं एक दूसरे के, ये डेंसिटी डिसाइड करता है। तो कोई भी एलिमेंट हो, हाँ उसमें जैसे कि मास अलग अलग हो सकता है, न्यूक्लियंस का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके बीच का जो स्पेस है, उनके बीच का जगह या डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हर एक एलिमेंट के लिए सेम है। और ये डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसका मैं वैल्यू, अगर सारे वैल्यूज अगर यहाँ पे डाल दोगे तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 2.2, जो आपके बुक में दिया हुआ वही बता रहा हूँ मैं, 2.3 है, इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। एकदम हाईली डेंस, मतलब लगभग 10⁻17, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अगर आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हो, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, तो इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर आप न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियस की डेंसिटी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब इतने कम स्पेस में इतना मास ठूसा हुआ है, इतना ज़्यादा ठूसा हुआ है आपका मास, कि इसको अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करो 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर यहाँ ले लो, 100 सेंटीमीटर यहाँ ले लो और 100 सेंटीमीटर यहाँ ले लो, तो 100 सेंटीमीटर के साइड का एक क्यूब इमेजिन करो। उतने से जगह में इतना 10⁻17 इतना मास ठूसा हुआ हो तो उसकी जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी आपके न्यूक्लियस की होती है। मतलब इतना ज़्यादा डेंस कोई मटेरियल तो हम लोग ने आज तक नहीं देखा है, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, और ये हर न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी होती है क्योंकि हर एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, समझे। तो न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, मतलब बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मास ठूसा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ये साइज और डेंसिटी की बात हो गई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, एक्चुअली 2 टाइप का न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, पर हम लोग जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं या स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो जब आपका एलिमेंट है, मान लो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है। तो ये मान लो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन आप लोगों को पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और फिर उसके अलावा न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में आपस में एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं या स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं।
ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये एक दूसरे को, जो भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है, ये न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे को एकदम चिपका के रखे रहता है, और इसी की वजह से इतना ज़्यादा डेंसिटी आता है आपके न्यूक्लियस का, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसीलिए देखो आप यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो इतने नज़दीक रहने के बाद भी, इतना नज़दीक मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर का साइज होता है इसका। इतने छोटे से साइज में इतना सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठूसा हुआ रहता है। प्रोटॉन जबकि पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है और इतने ही कम जगह पे ठूसा गया है, तो इनको तो एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त फोर्स से रिपेल कर देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर फिर भी इसके अंदर ये टिके हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि इनके रिपल्सिव फोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझे? जो रिपल्सिव फोर्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोल सकते हो आप। उस फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इनफैक्ट इस दुनिया में जो भी फोर्सेस हैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग आपका ये फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, इज the strongest force among all the forces, तो जितने भी फोर्सेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, जो इनके बीच में लग रहा होता है। दूसरी चीज़, इसका रेंज बहुत छोटा होता है। रेंज इज वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आप बात करो तो इनका रेंज जो है इनफाइनाइट होता है। चार्ज इस दुनिया में कहीं भी रखा रहेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। बहुत दूर रख दोगे तो चार्ज के बीच का फोर्स बहुत कम लगेगा, लेकिन जीरो नहीं, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। वैसे ही दो बॉडी आप इस यूनिवर्स में कहीं भी रख दो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम लगेगा, लेकिन लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रेंज बहुत कम होता है। जैसे न्यूक्लियस जो है 10⁻15, अगर आपका प्रोटॉन इससे ज़्यादा दूर हो गया तो इसके बीच का न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देता है। बस इतना ही रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का। तो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत ही छोटा होता है, बाकी सारे फोर्सेस की तरह बहुत लॉन्ग रेंज या फिर इनफाइनाइट रेंज इसका नहीं होता। एक ये इसकी खासियत है जो हम जानते हैं। तीसरा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब ये कि ये किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन चार्ज वाले पार्टिकल है तो उनके बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, और न्यूट्रॉन अनचार्ज है तो उनके बीच में कम फोर्स लगेगा। चार्ज इंडिपेंडेंट है। प्रोटॉन के बीच में जैसा फोर्स लगता है वैसे न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इस फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चार्ज वाला जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पता है। बहुत एग्जैक्ट और आइडिया इसका कहाँ कैसे होता है और कैसे आता है ये, इसका तो एक्चुअली पूरी तरह से आइडिया हमें नहीं है। हाँ, पर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा के रहते हैं, और ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, अट्रैक्टिव होता है, और जितने भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स ये आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, पक्की बात है। तो ये बात हो गई आपके न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ओके, हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे अगर मान लो आप किसी सिस्टम को तैयार कर रहे हो, सिस्टम को बना रहे हो, और ख़ासकर ऐसे सिस्टम को बना रहे हो जिस सिस्टम में अट्रैक्शन है। जैसे मान लो अगर आप कुछ चार्जेस को सामने लेके आ रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को सामने लेकर आ रहे हो और एक सिस्टम तैयार कर रहे हो, तो इस सिस्टम में होता क्या है, जिस सिस्टम में अट्रैक्शन हो, याद रखना, जिस सिस्टम में अट्रैक्शन हो, अगर आप ऐसे किसी सिस्टम को बना रहे हो तो जब इन पार्टिकल्स को आप इन्फिनिटी से नज़दीक लेकर आते हो, है ना, तो इस सिस्टम से कुछ एनर्जी रिलीज होता है। एक्चुअली होता है क्या है, सिस्टम के पार्टिकल्स के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा, मान लो अगर कुछ पार्टिकल्स आपके पास है जिनके बीच में अट्रैक्शन है,
अगर आप उसको भर भर के एनर्जी दे देते हो, है ना, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन को वो एनर्जी ओवरकम कर जाता है और पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। तो मान लो आपके पार्टिकल्स दूर हो गए, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन है और ये पार्टिकल्स एकदम इन्फिनिटी पे चले गए, बहुत दूर हो गए। इनके बीच में अट्रैक्शन है और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए, अट्रैक्शन को पार पाने के लिए आपने खूब सारा एनर्जी दे दिया इनको, जिसकी वजह से वो दूर चले गए। ठीक है, अब अगर मान लो आप इस एनर्जी को छीनने लग जाते हो किसी भी तरीके से, अगर मान लो आप इस एनर्जी को छीनने लग जाते हो, तो अपनी अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स नजदीक आने लग जाएंगे। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे थे, उनके पास बहुत एनर्जी थी, इसलिए इन्फिनिटी पे थे, एक दूसरे से दूर थे। अब आपने जो एनर्जी छीन ली इसकी, जिनके जो भी इनके पास एनर्जी था जिसके वजह से दूर रह रहे थे ये, अगर आपने एनर्जी छीन ली इनकी, तो क्या होगा, ये अपने अट्रैक्शन वापस, इनके अंदर अट्रैक्शन वाला पार्ट आ जाएगा और अपने अट्रैक्शन की वजह से फिर नजदीक आ जाएंगे। तो अगर अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स नजदीक आते हैं तो आप समझो इनके पास जो पहले एनर्जी था वो एनर्जी सिस्टम से बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? और एनर्जी रिलीज करने के बाद ही पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे और उसके बाद एक सिस्टम बनाएंगे, एक स्टेबल सिस्टम बनाएंगे, पार्टिकल्स का सिस्टम बनाएंगे। यही होता है और इसी तरीके से एक सिस्टम बनता है उन पार्टिकल्स का जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना नजदीक आएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग और जितना ज्यादा अट्रैक्शन वाला ये आपस में आपका सिस्टम बनाएंगे, स्टेबल सिस्टम बनाएंगे, जितना स्टेबल सिस्टम बनाएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होता जाएगा। और ये और अगर मान लो आपको उसको स्टेबल करना है तो आपको इसके अंदर का अट्रैक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। स्टेबल होने का मतलब है एक दूसरे से दूर ना जा पाए, एक दूसरे में चिपका रहे। तो जितना ही एक दूसरे में चिपकेंगे और जितना ही इसका अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, इसका मतलब उतना ही इसमें से एनर्जी बाहर रिलीज होता जाएगा। जितना ज्यादा बाहर एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना ही ये स्टेबल होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांगली एक दूसरे को और अट्रैक्ट करते जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? ये किसी भी अट्रैक्शन वाले सिस्टम के लिए वैलिड है। वही सेम चीज अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के साथ भी होता है ना। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस जो है, अगर उनके न्यूक्लियस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप बहुत सारा एनर्जी दे देते हो, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है, उनके पास अगर काफ़ी एनर्जी है तो वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, दूर रहेंगे। समझे? और अगर वो एक दूसरे से दूर हैं तो आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो तो हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में ज़बरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उस अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई जो भी आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, इनके बीच में अभी फिलहाल अट्रैक्शन हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके पास काफ़ी एनर्जी है पहले से। अगर आप चाहते हो कि ये एक सिस्टम बनाए तो हमको इसके एनर्जी छीन के बाहर फेंकना होगा। तो मान लो आप क्या करते हो, एक न्यूक्लियस बनाते हो, ठीक है, और न्यूक्लियस बनाने के बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नज़दीक आ गए। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नज़दीक आने का मतलब है कि इनकी जो एनर्जी है ये रिलीज हो गई रहेगी। तो एक न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, जितनी एनर्जी, जैसे ये न्यूक्लियस बाहर आया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ रहेगा। मान लेते हैं 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इससे रिलीज हो गया, ठीक है, इतना एनर्जी मान लो आपका रिलीज हो गया जब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स एक साथ आए। मैंने आपको पहले बताया था कि अट्रैक्शन में अगर पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं अट्रैक्शन की वजह से तो वो तभी होगा जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा इनमें से। अगर इनके पास खुद ही बहुत सारा एनर्जी होगा तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये पार्टिकल्स को हम लोग किसी तरीके से नज़दीक लाया, नज़दीक लाकर एक सिस्टम बनाया, न्यूक्लियस बनाया। इससे क्या हुआ, काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। मान लो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज हो गया। समझ गए? अब मान लो मुझे फिर से, अब देखो ये जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, याद रखना, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही स्टेबल, उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका ये न्यूक्लियस बनेगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। एक बार मान लो आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल बन गया,
अब मैं ये चाहता हूँ कि इस न्यूक्लियस को फिर से तोड़ूं। मैं तोड़ने का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के सिस्टम के पार्टिकल्स को फिर से अलग कर दूं। तो फिर से अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना एनर्जी रिलीज हुआ था जिसकी वजह से सिस्टम बना था उतना एनर्जी फिर से इसको देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ था जिसकी वजह से सिस्टम बना था उतना ही एनर्जी अगर मैं इसको वापस दे दूं तो सिस्टम के जो भी न्यूक्लियॉन्स है वो फिर से इन्फिनिटी पे जाके सेपरेट कर सकते हो या न्यूक्लियस से बाहर कर सकते हो और आप न्यूक्लियस को खत्म कर सकते हो। समझ गए? तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी आपको देना पड़ता है वही उसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आप दो तरीके से देख सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मान लो आपके जो पार्टिकल्स है या न्यूक्लियॉन्स हैं वो नज़दीक आकर न्यूक्लियस जब बनता है तो जितना एनर्जी रिलीज होता है वो आपका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, है ना? वो तो वही एनर्जी है ना। या फिर आप बोल सकते हो एक न्यूक्लियस जो बना बनाया न्यूक्लियस है उसको फिर से वापस सारे न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए मुझे जितना एनर्जी देना पड़ेगा वो आपका बाइंडिंग एनर्जी। दोनों डेफिनेशन अपने आप में एक जैसे ही है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस बनते समय जितना एनर्जी रिलीज हुआ था न्यूक्लियस को सेपरेट करते समय आपको उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो सेपरेट हो जाए। समझे? तो ये जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब सवाल ये है कि एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी आ कहाँ से रहा है। न्यूक्लियस बनते समय आखिर ये एनर्जी जाता, मतलब ये एनर्जी बाहर निकलता कैसे है। मतलब अगर मान लो मैं कुछ न्यूक्लियॉन्स को छोड़ दूं तो ये कैसे हो रहा है कि न्यूक्लियॉन्स आपस में आने के बाद और उसमें से अचानक से एनर्जी बाहर आ जा रहा है। जब तक आप एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे एनर्जी बाहर निकल कैसे रहा है, पर ये एनर्जी बाहर निकलता है और डेफिनेटली निकलता है। अब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर न्यूक्लियस बनते समय जैसे मान लो पास में सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स आ गए, इसमें से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गया और ये स्टेबल हो गया। बाहर निकलेगा तो ये स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा उतना स्टेबल हो जाएगा ये। पर ये एनर्जी आया कहाँ से, हमने तो सप्लाई किया नहीं। तो बाद में हमने जब देखा तो हमें ये पता चला कि ये एनर्जी जो आपके पास यहाँ से बाहर निकल रहा है और यही तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी होगा, याद रखना। मतलब डेफिनेशन में ये ज़रूर बोलते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा वो बाइंडिंग एनर्जी। पर बात तो वही है, ये वही एनर्जी है जितना एनर्जी बाहर निकला था न्यूक्लियस के बनते समय। तो बाइंडिंग एनर्जी तो समझ गए ना। पर ये एनर्जी जो रिलीज हुआ है ये आया कहाँ से। तो हमने जब चेक किया, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कार्बन एटम का। एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन एटम का, कार्बन 12 तो कार्बन के न्यूक्लियस में हम लोग को पता है कि 6 प्रोटॉन होता है, 2 3 4 5 6, और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अगर सपोज करो इन सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम मेजर कर लेते हैं, अलग से मास को मेजर कर लेते हैं, तो कितना, 6 प्रोटॉन का मास मेजर कर लो आप, 6 न्यूट्रॉन का मास मेजर कर लो और इन सबको टोटल ऐड कर लो, इसका कुछ ना कुछ मास आएगा। लेट्स से इट इज m1। अब एक काम करो, जब ये न्यूक्लियस बन जाए कार्बन का जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस का मास मेजर कर लो और इसका मास मान लो m2 आ रहा है। तो लॉजिक के हिसाब से दोनों सेम आना चाहिए था, मतलब दोनों सेम आना चाहिए ना। आपने इस कार्बन के न्यूक्लियस का मास मेजर किया, आपको m2 मिला, और आप अलग से जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्री थे अलग अलग, तब आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास मेजर करोगे तो उसका जो भी मास m2 आएगा वो मास और इस कार्बन के न्यूक्लियस का मास सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं था। बल्कि जब न्यूक्लियस बना तो पहले जितना मास था, मतलब 6 अलग अलग प्रोटॉन और अलग अलग न्यूट्रॉन का जब मास हमने मेजर किया m1, तब जो मास आया था 6 न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, जब ये न्यूक्लियस बन गया कार्बन का, तो इस न्यूक्लियस का जो मास m2 है वो इस m1 से कम हो गया। मतलब ये कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं तब आप उसका मास मेजर कर लो, पर जब वो मिलकर न्यूक्लियस बनाता है तो न्यूक्लियस का जो मास होता है, अगर हम अलग मास मेजर करें तो वो मास ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस बनने के बाद कुछ मास कम हो जाता है, मतलब सिस्टम से कुछ मास गायब हो जाता है। और एक्चुअली में वही जो मास है आपका, जितना मास आपको गायब होता हुआ दिखता है, वो मास एनर्जी में
बन के रिलीज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है और उसके बाद फिर आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं वो एक्चुअली मास कम हो जाता है। इन सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मास कम हो जाता है और वही कम हुआ मास आपका न्यूक्लियस मतलब सॉरी एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है। और हमें आइंस्टाइन ने पहले से इक्वेशन दे के रखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो, कि आपका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और उसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू mc²। मतलब अगर आपको सपोज करो m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उस मास को c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना एनर्जी वो रिलीज कर देता है। समझ गए? और यही तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलेगा? आपको करना क्या है, आप न्यूक्लियस का मास मेजर करो। ठीक है, पहले तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसका अलग से मास मेजर कर लो। दोनों अलग अलग आएगा। जो भी मास में डिफरेंस आ रहा है उस मास में आप c² मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। समझ गए? तो आप एक इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रहा है, बेकार लग रहा है। और यहीं से बाइंडिंग एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, चालू कर देते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, बाइंडिंग एनर्जी EB, इसको EB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो करना क्या है बताओ? पहले एक काम करो, ये तुम्हारा रहा न्यूक्लियस, इसमें टोटल कितने होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। Z प्रोटॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो पहले तो उनका अलग अलग मास मेजर कर लो। अब देखो जो डिफरेंस आएगा ना, पहले तो इस न्यूक्लियस का मास मेजर करो और उसके बाद Z प्रोटॉन्स और n, देखो एटॉमिक नंबर Z होता है मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, अच्छा इसमें इक्वेशन में उन्होंने A लिखा है कि n लिखा है, चाहे n ही लिखा है, फिर रहने दो चलो। आपको एक और चीज़ क्या करना है यहाँ पे, देखो पहले तो आप न्यूक्लियस का मास मेजर करोगे, फिर इनका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास अलग से मेजर करोगे और डिफरेंस निकालोगे। ये जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट का मतलब वही इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है मास का, किसके बीच का, पहले तो टोटल Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अलग से मास मेजर करो, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अलग से मास मेजर करो। तो मान लो प्रोटॉन का मास जो है वो mp है और टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, Z प्रोटॉन्स है मान लो, प्लस न्यूट्रॉन का मास मान लो mn है और टोटल n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ये टोटल हमने अलग से मास मेजर किया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। अब इनका न्यूक्लियस बना दो। जब आप न्यूक्लियस बना दोगे तो इस न्यूक्लियस का मास मेजर कर लो, उस न्यूक्लियस का मास इस मास से कम आएगा। तो जो न्यूक्लियस का मास है उसमें से माइनस कर दो मास ऑफ न्यूक्लियस। में जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना, हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हो, पर ये वाला पार्ट भी इस तरीके से लिखोगे तो चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मेरे हिसाब से ये मुझे ज़्यादा बेटर तरीका लगा लिखने का। ये हो गया मास डिफेक्ट, मतलब आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास अलग से मेजर किया, फिर उससे जो न्यूक्लियस बना उसका मास मेजर किया, दोनों में डिफरेंस जो भी आया यही आपका मास डिफेक्ट है। बस मास डिफेक्ट मिल गया, उसको c² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मास डिफेक्ट या जितना मास कम हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वही एनर्जी आपका बाहर निकल जाएगा जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी EB इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी आपका मास डिफेक्ट है डेल्टा m उसको c² से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज इक्वल टू ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और इंटू c²। ये आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला इस तरीके से आ गया, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। वो क्या, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन फिर से मैं लिख रहा हूँ, Z प्रोटॉन का मास, ध्यान से देखना, प्लस Z इलेक्ट्रॉन का मास, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया, प्लस n न्यूट्रॉन का मास माइनस m न्यूक्लियस का मास और प्लस
z इलेक्ट्रॉन का मास, या फिर आप इसको माइनस लिख दो यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में मैंने किया क्या हो बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, इसके बीच में Zme ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दिया, Z इलेक्ट्रॉन का मास ऐड किया। अब वही Z इलेक्ट्रॉन का मास मैंने यहाँ पे माइनस भी कर दिया। इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो ऐड किया था वही यहाँ पे जाके माइनस कर दिया, तो ये दोनों वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने बस ये एडजस्टमेंट किया है। अब इस एडजस्टमेंट की वजह से होता क्या है वो देखो, दैट इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z कॉमन ले लिया मैंने, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एन मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखोगे, यहां पे जो दिख रहा है तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा बताओ। एक तो ये देखना है यहाँ पे आपको, और ये देखना है। तो देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज इक्वल टू Z प्रोटॉन का मास लो और इलेक्ट्रॉन का मास लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम का मास। क्योंकि देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके अराउंड, तो ये एक्चुअली आपके हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। सो दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, या इसको मैं MH लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन वैसे ही रहेगा माइनस। अब ये क्या बताओ, न्यूक्लियस का मास ले लो और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर घूम रहे होंगे, तो ये आपके एलिमेंट का एटम हो गया, पूरे एटम का मास हो गया। एटम में क्या होता है बताओ, न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो यही तो पूरा एटम होता है आपका। इसका मतलब अब ये जो पूरा पार्ट है, न्यूक्लियस का मास प्लस उसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसका मास, ये टोटल एटम का मास हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m मास ऑफ एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मास और पूरे एटम के मास के टर्म्स में एक फॉर्मूला आ गया। न्यूक्लियस का मास से ज्यादा आसान आपके एटम को मास को मेजर करना होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एटम के मास के टर्म्स में यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये एटम के मास के टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी, और ये उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी, तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देखो बात यहाँ पे एक तो पक्की है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या फिर जितना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा किसी न्यूक्लियस को तोड़ के अलग करने के लिए, या फिर जितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा आपका न्यूक्लियस स्टेबल है। तो यहां पे मैं ये चीज लिख सकता हूं, मोर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। बस इस छोटी सी बात को याद रखोगे आप। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, हर एक एलिमेंट का ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया, और इस ग्राफ में हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे सबके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट किया है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मतलब आप उस एलिमेंट को पकड़ो, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो और उसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स है उससे उसको डिवाइड कर दो, मतलब एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दो। तो जैसे कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी निकालो, कार्बन में टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, उसका एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, तो 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो आपको कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी लेना, उसको 12 से डिवाइड कर देना, तो वो कार्बन एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब उस एलिमेंट में हर एक न्यूक्लियॉन के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब टोटल कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा, हर एक न्यूक्लियॉन पे कितना बाइंडिंग एनर्जी पड़ रहा है, तो वही आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आएगा। याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा आपका न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा, और वही आपका बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EB/A, इसकी भी हम ऐसी बात बोल सकते हैं कि ये जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसी भी एलिमेंट के लिए, तो उसका न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा।
अब आप ग्राफ देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हर एक एलिमेंट का, तो ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में स्पेसिफिकली एक्चुअली ये H2 होता है, यहाँ पे 1 देके रखा हुआ है। H2 मतलब ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन H2 जो होता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको ड्यूटेरॉन बोलते हैं। ये ड्यूटेरियम एलिमेंट है। ड्यूटेरियम मतलब ऐसा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों रहता है। इन जनरल जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा हाइड्रोजन भी आता है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, उसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इसका सबसे कम, तो ये इसमें आप लिख सकते हो वेरी या फिर लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आता है। इसका मतलब सबसे कम स्टेबल है, तो लीस्ट स्टेबल बोल सकते हो आप इसको। लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल आपका ड्यूटेरॉन होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबका बढ़ते जाता है, बीच में ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप देखोगे 50 से लेकर 80 के बीच में, 50 से लेकर यहाँ कहीं 80 के बीच में, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। 50 टू 80 के बीच में आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एटॉमिक मास नंबर 50 टू 80 के बीच में आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्ट्रेट हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है सब, और ये मैक्सिमम होता है। इसके पहले भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और इसके बाद भी आप देखोगे तो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम ही होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो वो एटॉमिक नंबर 50 से लेकर 80 के बीच में होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 50 से 80 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स, उसके न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। जिसमें पीक पे देखोगे आप 50 से 80 के बीच में, तो वो आयन आता है, आयन एट द पीक, मतलब आयन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो पीक पे कौन जा रहा है आपका, आयन जा रहा है, पीक आपका आयन है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 80 के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी कम होने लग जाता है, यू कैन जस्ट सी दैट। और धीरे धीरे अगर आप बहुत आगे चले जाओगे तो उसका और बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाता है। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये एक्चुअली इसका एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम तो होता ही है, साथ ही साथ छोटे से न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ठूस जाता है, क्योंकि देखो अगर मैं आयन की बात करूं तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 56 है, और इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 238 है। यूरेनियम के अंदर 238 न्यूक्लियॉन्स है, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हो जाता है, और भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। शुरुआत में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर लगभग सेम रहता है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन आप देख सकते हो, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। धीरे धीरे जब आप यहाँ पे जाओगे इस रेंज में, एकदम हाई एटॉमिक नंबर वाले में, तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर्स में काफ़ी, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे बहुत से, और बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत से रीज़न की वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट जो है दे आर वेरी लेस स्टेबल, और ये रेडियो एक्टिविटी दिखाना चालू कर देता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी दिखाना चालू कर देता है, बहुत ही कम, मतलब ये स्टेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा, दे आर लेस स्टेबल, और ये रेडियो एक्टिव डीके करना चालू कर देता है, रेडियो एक्टिविटी दिखाना चालू कर देता है, इसलिए हम लोग इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ है, इसका ये सारा इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई ये रेडियो एक्टिविटी, या फिर जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, ये है क्या। तो जैसे मैंने बताया बहुत से रीजंस होते हैं। अगर आप एकदम हाई एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट्स को देखो, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ऐसे 200 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स, एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट्स को अगर आप देखते हो, तो ये काफ़ी भारी न्यूक्लियस होता है,
और ये काफ़ी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। और उसके उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ऐसे कुछ रीज़न की वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं। और ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ चीज़ें छोड़ते हैं बाहर, अपने अंदर से कुछ चीज़ें बाहर छोड़कर ये दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस 1 है, कोई एक न्यूक्लियस 1 पकड़ लो, मान लो यूरेनियम पकड़ लो, ये यूरेनियम अपने अंदर से कुछ छोड़ेगा, तीन चीजें छोड़ता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेस छोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेबल होने की कोशिश करता है और ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपका मेन ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है या जो एलिमेंट आपका ये न्यूक्लियस है, इसको हम लोग पैरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो पैरेंट न्यूक्लियस किसी और एलिमेंट का हो सकता है, जैसे हो सकता है मान लो ये यूरेनियम हो, यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम में, तो यूरेनियम का ये जो न्यूक्लियस है इसको हम पैरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये रेडियो एक्टिविटी करेगा। रेडियो एक्टिविटी करने का मतलब है कि अपने अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकालेगा। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें या तो आपका अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, या फिर गामा रेडिएशंस हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं। ये छोड़ने के बाद ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा और दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस बन जाएगा। एलिमेंट ही चेंज हो जाता है और दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस बन जाएगा। तो जो पहले एलिमेंट होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको पैरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। जब वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा रहा तो न्यूक्लियाई हो जाता है, पैरेंट न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो न्यूक्लियाई होता है। तो एक्चुअली बुक में अगर न्यूक्लिया लिखा रहेगा तो घबराना मत, न्यूक्लिया मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस और कुछ नहीं। तो पैरेंट न्यूक्लियस है ये, और ये कन्वर्ट किस में होता है? डॉटर न्यूक्लियस में। मतलब जो नया आपका न्यूक्लियस आता है, स्टेबल होने की जो कोशिश करके नया न्यूक्लियस आता है रेडियो एक्टिविटी के बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका रेडियो एक्टिव डीके है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप की चीजें इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। इसलिए 3 टाइप का रेडियो एक्टिव डीके होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। और ये तीनों को हम लोग अभी फिलहाल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अल्फा डीके के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकालती है स्टेबल होने के लिए। ये डीके जो है रेडियो एक्टिव डीके, ये उसका सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, या एक पहले टाइप का आपका रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी दैट इज अल्फा डीके बाहर निकलता है। पहली बात तो ये कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग? सही बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस एटम में तुम देखो तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये आपका हीलियम एटम हो गया, राइट। अब इस हीलियम एटम में सब एक काम करो, अगर बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन को आप हटा देते हो, ये जो बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन है इसको अगर आपने हटा दिया, इससे आपने इसको खत्म कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर आपने हटा दिया तो आपके पास बचेगा क्या बताओ? आपके पास सिर्फ हीलियम एटम का न्यूक्लियस बचेगा। और इस न्यूक्लियस में क्या होगा? 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। यही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, समझे? यही आपका अल्फा पार्टिकल है। यही न्यूक्लियस से जब बाहर निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि इसका न्यूक्लियस का अल्फा डीके हुआ है। तो अगर न्यूक्लियस से मुझे एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 2 प्रोटॉन की कमी हो जाएगी, 2 न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी। पहली बात तो 2 प्रोटॉन की कमी हो रही है, 2 न्यूट्रॉन की कमी है, मतलब टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स बाहर आ गए। टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स आपके न्यूक्लियस से कम पड़ गया। तो जब हम एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 प्रोटॉन बाहर, 2 न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा, मतलब टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स उसमें से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपका एटॉमिक मास नंबर जो होगा, एटॉमिक मास नंबर वो 4 से कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय
4, डिक्रीजेस बाय 4। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाता है। अगर निकलेगा तो 2 प्रोटॉन कम हो रहा है। 2 प्रोटॉन कम होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। 2 प्रोटॉन कम हो रहा है मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। सो एटॉमिक नंबर अगर आपका अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, ये भी आप लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। अब इसका एक जनरल रिएक्शन अगर लिखो तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपका एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक मास नंबर A है और यहाँ पे Z है उसका एटॉमिक नंबर। मान लो अल्फा डीके हुआ, तो अल्फा डीके हुआ तो क्या बनेगा, मान लेते हैं ये Y बन गया, दूसरा न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि अगर आपने एटॉमिक नंबर बदल दिया तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस, ये आपका डॉटर न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल गया, अब डॉटर न्यूक्लियस में क्या हुआ बताओ, एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, तो A की जगह पे यहाँ पे A माइनस जेड हो जाएगा, और जेड लिख रहा हूँ मैं, A माइनस 4 हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर भी Z जो है वो 2 से कम हो जाता है। तो जो नया न्यूक्लियस होगा उस नया न्यूक्लियस का ये हाल होगा, और प्लस इसके साथ साथ आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा, समझे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और ये आप इसको बोल सकते हो अल्फा डीके। अब इसका एक एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल में उसके देखो एटॉमिक नंबर अजीब अजीब सा रहता है, इसका एटॉमिक मास नंबर एलिमेंट्स का अजीब सा रहता है, तो वो मुझे याद होता नहीं है। तो अब आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो कुछ ना कुछ याद तो करना ही पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना वही एग्जैक्टली लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके में। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा डीके का जो एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है वो है बिस्मथ वाला, बिस्मथ। एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल है वही लिख रहा हूँ, और आप भी वही याद कर लेना अगर याद करना हो तो, नहीं तो एटलीस्ट जनरल रिएक्शन तो याद करके ही जाना, वो ज़रूरी है। और ये बड़ा सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो बिस्मथ देखो, बिस्मथ का एटॉमिक मास नंबर 212 है और उसका एटॉमिक नंबर 83 है। इसके बाद तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एक बस ये याद हो गया, तो हमको पता है कि अगर इसका अल्फा डीके हुआ तो 212 में से 4 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 208, और 83 में से 2 कम हो जाएगा तो आपका बचेगा 81। अब 81 जो एटॉमिक नंबर होता है वो थेलियम का होता है, थेलियम Tm, और साथ ही साथ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हुआ यहाँ पे अल्फा डीके, मतलब बिस्मथ के न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो बिस्मथ का न्यूक्लियस जो है वो थेलियम बन गया, थेलियम में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, दैट इज क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्यू वैल्यू डिफाइन करते हैं। क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्यू वैल्यू का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, जब आपका बिस्मथ थेलियम में कन्वर्ट हुआ, या फिर अगर आपका X जो है वो Y में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस में अगर आप टोटल X का मास निकालो, टोटल X का मास निकालो चलो, और फिर टोटल Y और अल्फा का मास निकाल लो, तो Y अल्फा का मास क्या होगा, एम वाई प्लस एम अल्फा, यही ना। अगर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास को कंसिडर करें तो क्या होना चाहिए, टोटल जो रिएक्टेंट X का मास है और इन दोनों का टोटल मास है दोनों सेम होना चाहिए, मतलब इस साइड जितना मास है उतना ही मास इस साइड भी होना चाहिए। तो अगर मैं mx और my प्लस अल्फा, ये जो है ये आपका x का मास, और ये बाद में जो दोनों प्रोडक्ट बने उनका मास है, हमने ये देखा कि दोनों सेम नहीं आता है, बल्कि x का मास हमेशा ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होता है। मतलब अल्फा डीके के प्रोसेस में इसका पूरा का पूरा कुछ ना कुछ मास आपका कम हो जाता है। जितना मास कम होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, mx my प्लस एम अल्फा माइनस कर दो आप, इसका जो भी मास है उसमें से इसका टोटल मास आप माइनस कर दो, तो इतना मास एक्चुअली में कम हो जाता है सिस्टम का। अब इतना मास कम हुआ तो वो मास जाता कहाँ पे, वो मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो है E इज इक्वल टू mc² होता है। तो आपका मास जो है वो एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो इतना एनर्जी देता है, mc² कितना एनर्जी देता है। तो ये जो भी एनर्जी आपको मिलता है मास कम होने की वजह से, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पहले तो मास का डिफरेंस निकाल लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और उसके बाद उसको c² से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी एनर्जी आपकी बन जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्यू वैल्यू एक्चुअली क्या है, उतना एनर्जी है जितना एनर्जी आपको
मास कम होने की वजह से बन रहा है जब आपका अल्फा डीके होता है और आपका रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है। जब वो प्रोडक्ट बनता है तो ओवरऑल टोटल मास कम हो जाता है। जितना मास कम हुआ उसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो वही एनर्जी आपका क्यू वैल्यू कहलाता है। समझ गए? कैसे कैलकुलेट करोगे? डिफरेंस ले लो मास का, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा, राइट, इंटू सी स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यू वैल्यू, ऐसे क्यू वैल्यू। अब ये एनर्जी जाएगा कहाँ पे? लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको एनर्जी दिखना चाहिए ना, तो एनर्जी जाता कहाँ पे है? ये सारा एनर्जी जो है क्यू वैल्यू का, वो आपके प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू, द एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू appears as काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि आपका जो x ये एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट आपका रुका हुआ है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मान लेते हैं। जब ये दो आपका इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है बाहर, तो ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही आपका जो नया एलिमेंट या नया न्यूक्लियस बनता है, वो नया न्यूक्लियस को भी धक्का लगता है और नया न्यूक्लियस के पास भी कुछ ना कुछ स्पीड आ जाता है। तो अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो उसके पास तो वैसे भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा, साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियस है, नया न्यूक्लियस बनता है, उसके पास भी कुछ ना कुछ स्पीड आ जाता है। स्पीड आ गया मतलब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आया, और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? यही क्यू वैल्यू। जितना मास कम हुआ था प्रोसेस में अल्फा डीके में, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही एनर्जी का कुछ हिस्सा इसके पास चला जाता है और कुछ हिस्सा इसके पास चला जाता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ गए? तो अल्फा डीके के प्रोसेस में मास कम होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कितना एनर्जी में कन्वर्ट होता है हम इससे क्यू वैल्यू से पता कर सकते हैं, और वो एनर्जी इन प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। समझ गए चीज़? क्लियर है? तो ये भाई आपकी बात हो गई अल्फा डीके की। आगे बात करेंगे बच्चों बीटा डीके के बारे में। तो दूसरा डीके, दूसरे टाइप का जो डीके होता है, दूसरे टाइप का जो पार्टिकल बाहर निकलता है, इसको हम बीटा डीके बोल रहे हैं। बीटा लिख लूं क्या? बीटा, बीटा डीके, या इसको बीटा डीके बस ऐसा बोलते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल बाहर आता है। अब ये बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल भी दो टाइप का होता है, एक बीटा माइनस पार्टिकल होता है और दूसरा बीटा प्लस पार्टिकल होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीटा माइनस पार्टिकल की। तो यहाँ पे एक टाइप का आपका जो एक और, यहाँ पे इसको मैं ए लिख लेता हूँ, विच इज़ बीटा प्लस डीके। इसको बीटा प्लस डीके बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी बीटा माइनस, पहले हम बीटा माइनस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बीटा माइनस डीके की। तो बीटा माइनस डीके क्या होता है? देखो, बीटा माइनस डीके में आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसके पहले अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा था जो कि हीलियम का न्यूक्लियस था। अब अगर मान लो आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि भाई बीटा डीके हुआ है या बीटा माइनस डीके हुआ है। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से न्यूक्लियस से बाहर आया? न्यूक्लियस के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आया? बिल्कुल है, पहले तो इलेक्ट्रॉन बनेगा किसी प्रोसेस से और फिर बना हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। प्रोसेस क्या है? देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं सॉरी न्यूट्रॉन, ध्यान से देखो, सबसे पहले न्यूट्रॉन आपका कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। प्लस माइनस चार्ज दोनों मिलके यहाँ पे पहले क्या थे? न्यूट्रल थे। तो आप ऐसे मान सकते हो कि न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज तो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में था। दोनों जब मिले हुए थे तो टोटल चार्ज 0 था। यही जब टूट जाता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूटता है। समझे? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन अगर टूटा तो आपको प्रोटॉन मिलेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बाद में फाइनली हम लोग को ये भी पता चला कि इसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रॉन के साथ, जहाँ भी यहाँ पे इस डीके में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, उसके साथ साथ हमेशा एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो।
ये निकलता ही निकलता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये देखा गया, सॉरी, समझे। तो आपका प्रोसेस टूटने का क्या है, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन टूटेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यही इलेक्ट्रॉन आपका प्रोसेस से या न्यूक्लियस से बाहर निकला आता है, जो कि न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से आया है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट बीटा नेगेटिव पार्टिकल, और यही आपका इलेक्ट्रॉन होता है, विच इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या आपका प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और इसी वजह से आपका जो है वो बीटा डीके होता है। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि अगर बीटा डीके होगा तो क्या होगा। मैं जनरल रिएक्शन पहले लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे आपका बीटा डीके हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आने से एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर में चेंजेस तभी आएगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस आएगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कम या ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो रहा है कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक न्यूक्लियॉन पहले भी था, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो न्यूक्लियॉन एक अभी भी है, बस फ़र्क क्या पड़ा, जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन बन गया। तो इससे एटॉमिक मास नंबर, जो टोटल नंबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स सेम, एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स सेम, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर बीटा माइनस डीके होता है तो। लेकिन देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मास नंबर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा आ गया। पहले प्रोटॉन नहीं था, पहले वो न्यूट्रॉन के फॉर्म में था, अब प्रोटॉन आ गया। और प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहा है, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो हाँ, ये जरूर है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो अगर बीटा माइनस डीके होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आता है, तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोसेस के अगर जनरल रिएक्शन की हम बात करें, तो मान लो आपका एलिमेंट है एक्स ए जेड, ये क्या करेगा बताओ, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाई में। अगर बीटा डीके होता है तो, बीटा माइनस डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, समझे, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास। तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जब ऐसा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएगा, और उसके अलावा आपका एंटी न्यूट्रिनो भी आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका बीटा नेगेटिव डीके का, बीटा माइनस डीके का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, इस कलर के साथ ही लिखता हूँ। एग्जांपल के लिए अगेन जो बुक में आपको देके रखा हुआ है, आई थिंक निकल वाला एग्जांपल दिया हुआ है, लेट मी जस्ट सी। या तो यहाँ पे देखो, कोबाल्ट है आपका जो एलिमेंट है, कोबाल्ट 6027। अब देखो, कोबाल्ट 6027 को अगर आप कन्वर्ट करोगे, मतलब इसका अगर बीटा नेगेटिव डीके होता है या बीटा माइनस डीके होता है, तो ये तो 60 का 60 रहेगा, ये 27 का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, कोबाल्ट के बाद निकल आता है, आयन, कोबाल्ट, निकल, पता है ना आपको, लाइन से आता है। आयन का एटॉमिक मास नंबर 26 है, कोबाल्ट का 27 है और निकल का 28 है। तो इसका मतलब ये निकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, न्यूक्लियस अब कोबाल्ट से निकल बन जाएगा। तो ये आपका X, ये आपका Y, और प्लस इसी प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ ही में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पे आपका बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, समझ गए, राइट। चलो अब बात करते हैं, इसी में एक और टाइप का बीटा डीके होता है जिसको हम लोग बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं। तो हम बात उसकी भी करेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके, पार्ट बी, बीटा प्लस डीके। तो यहाँ पे बीटा माइनस डीके था, अब यहाँ पे बीटा प्लस डीके होगा ना। बीटा प्लस डीके में क्या होता है बच्चों, बीटा प्लस डीके में एक्चुअली प्रोटॉन टूटता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन टूट रहा था, यहाँ पे किसी तरीके से प्रोटॉन टूट जाता है। प्रोटॉन किस में टूटता है, न्यूट्रॉन में टूटता है, और साथ ही साथ एक
पॉजिट्रॉन हमें दे देता है। यहाँ पे देखो आपके जो, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये आपका प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है। और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पे पॉजिट्रॉन के साथ यहाँ पे हमेशा आपको दिखेगा एक न्यूट्रिनो। ठीक है, अब देखो पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कुछ फर्क नहीं है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी मैटर होता है, एंटी पार्टिकल होता है। अब इन दोनों में सिर्फ चार्ज का फर्क है, दोनों का मास सेम है, बाकी जो भी आप देखोगे दोनों हर मामले में एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के जैसे ही है। बस सिर्फ यहाँ पे इसका पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है उनका भी यही हाल है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये भी दोनों आपस में क्या है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। और यही जो पॉजिट्रॉन आपका बनता है प्रोटॉन टूटने की वजह से, इस बार प्रोटॉन टूट रहा है, प्रोटॉन टूटने की वजह से जो पॉजिट्रॉन बनता है यही आपका बाहर निकलता आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जब बाहर निकल आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बीटा प्लस पार्टिकल बोलते हैं। तो बीटा पार्टिकल या तो पॉजिट्रॉन हो सकता है, बीटा पार्टिकल या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर बीटा नेगेटिव पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो प्रोटॉन होगा, सॉरी पॉजिट्रॉन होगा। और जब पॉजिट्रॉन बाहर आता है न्यूक्लियस से तो हम बोलते हैं कि बीटा पॉजिटिव डीके हुआ है। समझे? अब तुम मुझे बताओ कि इस प्रोसेस के होने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपका फिर से प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन बनता है, तो एक न्यूक्लियॉन पहले भी था, वही न्यूक्लियॉन बाद में भी है, तो इसमें भी एटॉमिक मास नंबर को कुछ नहीं होगा। एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो चेंज नहीं हो रहा है ना, उतना ही है, बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स सेम, लिख दो भाई एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स सेम। और आपका लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, देखो प्रोटॉन की संख्या एक से कम हो गई। पहले प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन तो कम हो गया ना, एक प्रोटॉन कम हो गया, इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया। सो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, इस बार डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, XAZ, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास नंबर एक से कम हो जाएगा, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे निकलेगा पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो निकलेगा इस केस में। यही आपका बीटा प्लस का रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है इस केस में, सोडियम का दिया हुआ है एग्जाम्पल, सोडियम 2211, सोडियम 2211। तो एटॉमिक नंबर तो वही रहने वाला है 22, और ये 10 हो जाएगा, एंड आई थिंक ये नियॉन बन जाएगा, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से नियॉन का ही रहता है क्या। तो 11 का 10 हो गया, एक कम हो गया ना, तो ये बन गया नियॉन, साथ ही में एक इलेक्ट्रॉन और साथ ही में न्यूट्रिनो हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया आपका बीटा माइनस डीके का, सॉरी बीटा प्लस डीके का। चलो इसका भी क्यू वैल्यू निकाल सकते हो। इस प्रोसेस में भी क्या होता है, आपका क्यू वैल्यू निकाल सकते हो। आपका जो एलिमेंट होता है उसका जो पैरेंट है उसका मास ज़्यादा होता है, और जो प्रोडक्ट बना है उसका मास कम होता है। दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वही क्यू वैल्यू का एनर्जी होता है, और वो एनर्जी इनके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है प्रोडक्ट के। अब इसमें देखो जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो, ये इतना हल्का होता है, इनके सामने जो भी आपका वाई है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, इनके सामने ये इतना हल्का होता है एंटी न्यूट्रिनो कि आप इसका मास मेजर करो या ना करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना के बराबर है। मान लो 100 किलो का है, वो 1 ग्राम का है, डिफरेंस देख रहे हो, 1 ग्राम 100 किलो में डालोगे भी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंटी न्यूट्रिनो का मास या न्यूट्रिनो का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर आपको क्यू वैल्यू निकालना है यहाँ पे तो कैसे निकालोगे बताओ। क्यू इज इक्वल टू, पहले रिएक्टेंट का मास लो mx, और उसमें से प्रोडक्ट के सारे मास माइनस कर दो, तो my माइनस करो, फिर me भी माइनस करो। अब me या तो आप पॉजिट्रॉन का मास बोल दो अगर वो बीटा प्लस डीके है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन का मास बोलो अगर वो बीटा माइनस डीके है। तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है, मास सेम होता है। तो हमने क्या किया,
इसमें से इनका मास माइनस कर दिया। एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो का मास हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। अब बस c² से मल्टीप्लाई कर दो, Q वैल्यू आ जाएगा, और इतनी जो एनर्जी है वो इनके प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगी। सो दिस वाज योर बीटा डीके और बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके। समझ गए? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों गामा डीके का, वही रह गया है, तो गामा डीके के बारे में बात कर लेते हैं। गामा डीके के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शायद आपको पता होगा, फिर भी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ईएम वेव्स या फिर रेडिएशन या फिर रेज, ऐसे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन तीनों एक ही चीज़ है। हम इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप देखोगे तो कुछ कैटेगरीज में इसको बांट के रखा हुआ है। अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स को हम लोग ने अलग अलग नाम दे रखा है। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। देखो ये ध्यान रहे कि अगर सपोज करो आपका जो वेव है या रेडिएशन है, अगर उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी काफ़ी कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे बड़े वेवलेंथ के जो वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन बोल लो या रेज बोल लो, वो होते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है और एनर्जी एकदम कम होता है, और एकदम लेस एनर्जेटिक वेव्स होते हैं यहाँ पे आपके रेडियो वेव्स। अब जैसे आगे आओगे, मान लो आपका वेवलेंथ अगर कम होने लगे, देखो यहाँ से 10⁻² से 10⁻⁻² पे आ गए तो वेवलेंथ कम हो गया, तो आपकी एनर्जी बढ़ गई। अब ये ज़्यादा एनर्जी वाला वेव्स है, इसको हम लोग माइक्रोवेव्स बोलते हैं। माइक्रोवेव से ज़्यादा एनर्जी वाला वेव इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड से ज़्यादा आपका विजिबल लाइट होता है। अब विजिबल लाइट जो है टोटल आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस विजिबल लाइट को देखूं तो ये विजिबल लाइट का खुद का अपना बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, विच इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड इस साइड मैंने बनाया यहाँ पे, और इस साइड क्या है आपका देख सकते हो वॉयलेट है। मतलब इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जेटिक या इंफ्रारेड जो आपके वेव्स हैं उससे ज़्यादा एनर्जी वाला और कम वेवलेंथ वाला, ज़्यादा एनर्जी वाला कम वेवलेंथ वाला आपका रेड होता है। रेड से ज़्यादा एनर्जी ऑरेंज के पास होता है, और ऐसे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको विजिबल लाइट में जो दिखाई देता है हमको वॉयलेट में होता है। वॉयलेट से भी ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज के पास होता है, उससे भी ज़्यादा एक्सरेज के पास, और गामा रेज जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, और इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। 10⁻⁻14 तक पहुंच चुके हो आप। 10⁻4 से स्टार्ट किया था, यानी कि आपने 10,000 से स्टार्ट किया था जो कि रेडियो वेव से वेवलेंथ। 10,000 से वेवलेंथ देखो कितना छोटा हो गया। 10⁻14 इज़ वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटा वेवलेंथ होता है, और इसीलिए गामा रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको गामा रेज के पास होता है। समझ गए ये चीज़? तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ और एनर्जी का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन है। अब होता क्या, देखो अगर मैं एटम के एनर्जी लेवल्स की बात करूं, आप जानते हो कि एक एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर लेवल पे जाता है, मान लो हायर लेवल पे है पहले से, इलेक्ट्रॉन को मान लो आपने एनर्जी दे दिया। एनर्जी कैसे दोगे? मान लो हीट करके एनर्जी दे दिया आपने। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मान लो वो लोअर लेवल से पहले हायर लेवल पे पहुंच जाएगा, हायर ऑर्बिट में हायर लेवल पे पहुंच जाएगा। अब जब वो हायर लेवल से नीचे की ओर आता है लोअर लेवल में, ये लास्ट चैप्टर नहीं, शायद इसी चैप्टर में हम जब एटम की बात कर रहे थे तो हम देख चुके थे। इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो उसी समय वो क्या करता है? लाइट या फोटोन एमिट करता है या रेडिएशन एमिट करता है, ऐसा बोल सकते हो आप। ये जो रेडिएशन होता है, जो भी ये फोटोन बाहर निकाल रहा है या रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, इसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है उतनी एनर्जी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट, मतलब अल्ट्रावायलेट से लेकर रेडियो वेव्स के बीच में ही इतनी एनर्जी होती है इस फोटोन की, जो फोटोन वो बाहर निकाल रहा है। मतलब जो फोटोन या फिर जो रेडिएशन वो बाहर निकाल रहा है वो अल्ट्रावायलेट से लेकर रेडियो वेव्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, इतनी ही एनर्जी की गैप होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो आपका लेवल होता है, कितना एनर्जी होगा?
देखो इसके इस लेवल के और इस लेवल के एनर्जी के बीच में जितना गैप होगा, आपका जो एटम है वो एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, या आप बोल सकते हो ऑर्बिट्स होते हैं, ये हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी का गैप होगा उतने ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अब इनके बीच में एनर्जी लेवल का इतना ही गैप होता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतना एनर्जी छोड़ पाता है, या इनके बीच का जो गैप होता है एनर्जी का वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ही होता है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ही अगर एनर्जी का गैप है तो उतने ही एनर्जी का वो फोटोन बाहर निकालेगा या रेडिएशन बाहर निकालेगा, और वो रेडिएशन आपका अल्ट्रावायलेट से रेडियो वेव्स के बीच में होता है। बोलो बात समझ में आई? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो जो लाइट बाहर निकालेगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में गैप्स, एनर्जी के बीच में गैप्स ही उतना ही होता है कि वो यही रेंज वाले रेडिएशन को बाहर निकाल पाता है। तो ये तो किसी एक एटम की बात हो गई, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होता है। सेम चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो, अभी फिलहाल इमेजिन करो, ऐसा कुछ उसमें ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जब आप न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताओ? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। पर आप जैसे ये बोर का जो ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट के फॉर्म से हमने इसको इमेजिन किया हुआ था, वैसा आप इमेजिन, इसके लिए तो मतलब हम ऑर्बिट्स की तरह कुछ नहीं बात करते हैं, लेकिन आप इमेजिन ऐसा ही कर सकते हो जैसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए करते हो कि ये भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अंदर, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है ये भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है और ये हायर एनर्जी लेवल पे है, और ये प्रोटॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर प्रोटॉन भी अपने न्यूक्लियस के अंदर हायर एनर्जी लेवल से, या फिर न्यूट्रॉन अगर मान लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो ये भी क्या करेगा बताओ? फोटोन एमिट करेगा, ऑब्वियसली बात है। और वो फोटोन किसी न किसी एनर्जी का होगा। अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा रे इसमें से बाहर निकल रहा है। समझे? अब देखो न्यूक्लियस, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इनके एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होता है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे तो उनके एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है वो गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप दोनों एनर्जी लेवल के बीच में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो एनर्जी लेवल का गैप इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स के बीच में है एटम के अंदर, उससे 1000 गुना, या फिर आप बोल सकते हो 1000 से लेकर 10 लाख गुना ज़्यादा तक का आपका एनर्जी लेवल का गैप आपको इसके अंदर मिल जाएगा। किसमें? न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, एक सेकंड, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक्चुअली सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होता है उनके एनर्जी लेवल के बीच में जो एक गैप होता है वो गैप बहुत बड़ा होता है। एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन वाला जो एनर्जी गैप होता है उससे 1000 से लेकर 10 लाख टाइम्स ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। इसका मतलब इसके अंदर से जो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इसके अंदर से जो फोटोन निकलेगा, यार मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, इसके अंदर से जो फोटोन निकलेगा इस ट्रांजिशन की वजह से, उस फोटोन की या उस रेडिएशन की, इसको रेडिएशन बोल लो या फोटोन बोल लो, एक ही बात है, मतलब रेडिएशन का ही फोटोन होता है जो बाहर निकलता है। इस रेडिएशन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा, और इतना ज़्यादा एनर्जी किसका होता है? गामा रेज का होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस में अगर सपोज करो ऐसा कोई ट्रांजिशन होता है तो बाहर आपका क्या निकलता है? गामा रेडिएशंस बाहर निकलता है, गामा रेज बाहर निकलता है, एकदम हाईली एनर्जेटिक, मतलब इस रेंज में इसकी एनर्जी होती है गामा रेज की, और इसीलिए आपका गामा रेडिएशन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग गामा रेडिएशन और गामा डीके बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, अब पहली बात तो यहाँ पे ये मुझे एक बात बताओ कि जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, पर उससे पहले आपने उसको एनर्जी दिया हुआ होता है। जैसे आपने उसको हीट कर दिया मान लो गैस को, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर स्टेट में जाएगा, और उसके बाद फिर लोअर स्टेट में जब आता है तो एनर्जी बाहर निकालता है या फोटोन बाहर निकालता है। यहाँ पे क्या?
यहाँ पे इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्योंकि पहले आपको एनर्जी देना पड़ेगा हायर स्टेट में जाने के लिए। जब प्रोटॉन हायर स्टेट में जाएगा अपने से, और उसके बाद जब वो लोअर स्टेट में आएगा तब एनर्जी एमिट करेगा ना। तो ये हायर स्टेट में गया कैसे, और हम तो कहीं जाके उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग जिसमें से अल्फा डीके बीटा डीके होता है या आपका डीके होता है, प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी होता है, उसको जाके हम हीट तो करते नहीं, अपने आप चलता जाता है ये। तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है उसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजता कौन है। हायर एनर्जी स्टेट जो होता है उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसको एक्साइटेड स्टेट पे भेजता कौन है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे रहेगा तब नीचे आएगा, तब वो फोटोन फेंकेगा और गामा रेडिएशन बाहर आएगा। तो हायर स्टेट में ये जाता कैसे, देखो गामा रेडिएशन पहले ही चालू नहीं हो जाता है। गामा रेडिएशन हमेशा जो है वो या तो अल्फा डीके पहले होगा या बीटा डीके होगा, उसके बाद ही आपका गामा रेडिएशन होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हायर एनर्जी स्टेट में पहले भेजने की ज़रूरत है ना। तो जब तक वो हायर या एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक फिर वो नीचे आके आपका एनर्जी एमिट कैसे करेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को एनर्जी देकर उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब नीचे आके गामा रेडिएशन बाहर करेगा। तो गामा रेडिएशन से या फिर गामा डीके से कभी भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा आपका रेडियो एक्टिविटी का। पहले आपको या तो अल्फा डीके हो जाएगा या फिर बीटा डीके होगा। अल्फा या बीटा डीके होने के बाद ही गामा रेडिएशन होता है। क्यों होता है और कैसे होता है, देखो जैसे मान लो अल्फा डीके हो गया तो हमने यहाँ पे क्यू वैल्यू निकाल के रखा था। क्यू वैल्यू का मतलब होता है रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का टोटल मास कम होता है, और एक्स्ट्रा जो मास आपका जितना कम हुआ है प्रोसेस में, मतलब जब भी अल्फा या बीटा डीके होता है प्रोसेस में मास कम हो जाता है, और वो मास जितना कम हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी किस में चला जाता है, प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी में। इन शॉर्ट जैसे मान लो एक्स कन्वर्ट हुआ वाई और अल्फा में, तो इस प्रोसेस में एनर्जी आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी वाई और अल्फा के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब आपके अल्फा पार्टिकल और वाई के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आगे एनर्जी जब भी ये प्रोसेस हुआ वाई के पास काइनेटिक एनर्जी आई, वही काइनेटिक एनर्जी का यूज वाई क्या करेगा बताओ, अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को वही काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। और जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके से यहाँ पे एनर्जी जो आता है इनके पास, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होते काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उस नए न्यूक्लियस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसका यूज करके अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। और जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर जब वो नीचे आता है तो गामा रेडिएशन एमिट करता है। यही सेम चीज़ आपका बीटा डीके के साथ भी होता है। बीटा डीके में भी देखो क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना एनर्जी आपका जो है वो इस प्रोसेस में जनरेट होता है, जो एनर्जी नए न्यूक्लियस और आपके पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के पास जाता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो नया न्यूक्लियस वाई बना है वो अपना इस काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या करता है, अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पहले हायर स्टेट में भेज देता है उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके। फिर उसी हायर एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नीचे आते हैं तो उसमें से गामा रेडिएशन निकल जाता है, गामा रेस निकल जाता है। तो इसीलिए गामा डीके तब होता है जब ऑलरेडी अल्फा डीके हो चुका है, आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड हो चुका है तो ही होगा, या तो अल्फा डीके होगा पहले या तो बीटा डीके होगा, और उसके बाद गामा रेडिएशन होता है, समझे। और गामा रेडिएशन के बाद भी क्योंकि अब एनर्जी निकला है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई एक ही गामा रेडिएशन से या एक ही अल्फा बीटा डीके से आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाता, तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है, बार बार आपका डीके होगा, बार बार गामा डीके होगा, अल्फा डीके होगा, बीटा डीके होगा। और कई बार ये डीके होने के बाद कई स्टेप्स में उसके बाद फाइनली जाके जब आपका न्यूक्लियस शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब आपका डीके का प्रोसेस रुकता है, समझे। तो गामा डीके की एग्जांपल देके रखा हुआ है। अब अगर आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में तो इसमें क्या होता है ना कि आपका जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 57 एक एलिमेंट है। इस कोबाल्ट 57 में पहले क्या होगा, आपका बीटा प्लस डीके होता है, बीटा प्लस डीके। अब हम जानते हैं कि बीटा प्लस डीके होने के बाद क्या होता है बताओ बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन जो है
सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन एमिट हो जाता है। तो आपका एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहता है, आपका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो अगर बीटा प्लस डीके हुआ तो एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहेगा विच इज़ 57, पर एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। अब कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है उससे 1 कम करोगे तो उसके पहले का एलिमेंट आ जाएगा। कोबाल्ट के पहले का एलिमेंट क्या है? आयन होता है, आयन कोबाल्ट निकल मैंने बताया था। तो ये कोबाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में, Fe57। कोबाल्ट 57 Fe57 में कन्वर्ट हो जाता है बीटा प्लस डीके के बाद। अब जैसे ही आपका बीटा प्लस डीके हुआ तो हम जानते हैं कि जो आपका नया न्यूक्लियस है, जिसको मैं वाई हम लोग बोल रहे थे, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट कर देता है। और एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आता है तो इसमें से आपका गामा रेडिएशंस बाहर आता है, गामा रेडिएशंस बाहर आता है। तो इस तरह से आपका गामा रेडिएशन या गामा डीके प्रोसेस होता है। आई होप आपको तीनों प्रोसेस ढंग से समझ में आ गया हो, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ठीक है।